नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। महाशिवरात्रि महा ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पिनाज त्यागी। तो आज महाशिवरात्रि का ये दिन शिव की आराधना का दिन है। देश के लाखों शिव मंदिरों से आज महादेव का अभिषेक हो रहा है। हर हर महादेव और बम बम भोले गूंज रहा है। जनता तो जनता, नेता लोग भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। नमस्कार। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज महाशिवरात्रि के दिन ये महा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। एक एक ज्योतिर्लिंग और हिंदू मंदिर और मोदी की पॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे अपने इस सर्वे के जरिए। जी हाँ, जिन शहरों में महादेव के ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं वहां किस पार्टी का जोर है, किस कैंडिडेट का शोर मचा है। देश की 12 लोकसभा सीटों में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। हम आपको उन सभी 12 सीटों का पूरा ब्यौरा बताएंगे। साथ ही वहां कौन सी पार्टी कितना वोट शेयर हासिल करेगी ये भी जानेंगे आप। इसके साथ ही साथ अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कामरूप, कामाख्या और वैष्णो देवी जैसे तीर्थ जिन लोकसभा क्षेत्रों में हैं, वहां कौन जीत रहा है ये भी आज के ओपिनियन पोल से आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल में हमने हिंदू शहरों में हिंदू वोटर्स से कुछ खास सवाल पूछे। इन सवालों से एक क्लियर आइडिया हमें मिला कि वोटर के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। उनके दिमाग में मोदी घूम रहे हैं या राहुल घूम रहे हैं। एक एक सीट का ओपिनियन पोल दिखाने से पहले जरा कुछ सवाल देखिए जो इस ओपिनियन पोल में हमने पूछे थे। तो आइए सवाल आपके सामने रखते हैं और उसका जवाब भी आपके सामने रखेंगे। हमारा जो पहला सवाल ओपिनियन पोल में हमने रखा जनता के सामने वो ये था कि हिंदू आस्था का सम्मान कौन सी पार्टी करती है, और उसके जवाब आइए आपके सामने रख देते हैं। उसका जवाब ये है, बीजेपी को बताने वाले 61% लोग हैं। यानी 61% लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि कांग्रेस हिंदू आस्था का सम्मान करती है ये बताने वाले लोग सिर्फ 18% हैं। अंतर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि 61% लोग ये मानते हैं कि हिंदू आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, और क्षेत्रीय दलों के पक्ष में भी 21% वोट जा रहा है। यानी कांग्रेस से ज्यादा लोग क्षेत्रीय दलों पर यकीन करते हैं कि वो हिंदू आस्था का सम्मान करते हैं। चलिए और अब दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल अपने दर्शकों को दिखाते हैं। महादेव का सच्चा भक्त कौन है? ये सवाल हमने पूछा तो जरा देखिए क्या जवाब मिला है। महादेव का सच्चा भक्त नरेंद्र मोदी 73% लोग मानते हैं। राहुल गांधी को 20% लोग मानते हैं। यानी कि राहुल जो हैं वो चाहे कैलाश चले जाए, महाकाल के दर्शन कर लें, काशी विश्वनाथ में कैमरा ना हो, जनता को कहीं ना कहीं वो अपने महाकाल के भक्त के दौर पर कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। वो परसेप्शन डेवलप करने में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्राची, बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी को तो सिर्फ 20% लोग मान रहे हैं कि वो महादेव के सच्चे भक्त हैं, लेकिन 73% लोग ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी महादेव के सच्चे भक्त हैं। आइए तीसरा सवाल जो हमने पूछा उसका जवाब हमें क्या मिला ये भी आपके सामने रख देते हैं। मोदी सरकार के 10 साल में हिंदू सम्मान बढ़ा या घटा? ये सवाल जब हमने रखा तो इसका जवाब ये मिलता है कि 79% लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जो हिंदू सम्मान है वो बढ़ा है, जबकि 21% लोग मानने वाले ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हिंदू सम्मान घटा है। यानी हिंदू सम्मान बढ़ा है, ये मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा नजर आती है। तकरीबन 79% ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि 10 साल में जो काम मोदी सरकार ने किए, या 10 साल का जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 बार का टेन्योर रहा है, उसमें हिंदू सम्मान बढ़ा है। 79% लोग ऐसा मानते। तो 79% लोग कहते हैं कि भाई जब से मोदी सरकार आई है हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुओं का सम्मान जो है कहीं ना कहीं उसको बढ़ोतरी मिली है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राची, अपने आप को हिंदू का चेहरा, जिस तरह से चाहे पूजा पाठ करना हो, व्रत रखने हो, तीर्थ स्थानों के दर्शन करने हो, पूरे परंपरागत तरीके से करते हैं, भले ही कई सवाल उनको लेकर उठते हैं, तो वो जो कहते हैं ना कि वो ही डजंट हाइड हिज हिंदुइज्म। बिल्कुल, उसका असर देखिए आम लोगों पर पड़ता भी है। जो लोग हैं वो सीधे सीधे तौर पर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक ये मान रहे हैं कि सच्चा हिंदू भक्त जब हमने पूछा, सच्चा शिव भक्त जब हमने पूछा, तो उसका जवाब भी यही आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच्चा शिव भक्त मानने वाले लोग ज्यादा रहे। और साथ ही साथ मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हिंदू सम्मान घटा है या बढ़ा है, ये जब पूछा गया तो वो मानने वाले लोग भी 79% लोग रहे। उन्होंने कहा कि 79% लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार
सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हिंदू सम्मान बढ़ा है। और महादेव का सच्चा भक्त कौन है? तो नरेंद्र मोदी को सच्चा भक्त मानने वाले 73% लोग हैं, जबकि राहुल गांधी को शिव का सच्चा भक्त मानने वाले सिर्फ 20% लोग हैं। वहीं 10 साल में हिंदू सम्मान बढ़ा या घटा, ये आंकड़े तो आप देख ही रहे हैं। हिंदू आस्था का सम्मान कौन सी पार्टी करती है, ये सवाल भी हमने पिनास पूछा, तो जवाब मिला बीजेपी 61% और कांग्रेस 18%। बड़ी बात यह है, क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस चाहे कितनी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की अप्रोच अपनाती रहे, चाहे मंदिर मंदिर दर्शन करती रहे, विधानसभा चुनावों में हमने देखा था एक तरह से टेंपल रन राहुल और प्रियंका ने की थी, उसके बाद लोकसभा चुनावों में भी जनेऊधारी हिंदू और ये तमाम चीजें आई थी, लेकिन लगता नहीं है कि वो ये भरोसा जो है, कैमरे को तो दिखाते हैं लेकिन वो कैमरे से आगे जाके भरोसा जनता के दिल तक जाए, वो कम से कम ये जो इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल है वो नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारा ओपिनियन पोल तो कम से कम ये नहीं बता रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो में हैं। जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। भावेश झा सैनिक से हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए पिनाश, शुरुआत करते हैं, सीटों के लिहाज से बताते हैं कि कौन से ज्योतिर्लिंग पर आखिर किसका सिक्का चल रहा है और कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल प्राची, आज महाशिवरात्रि है तो हमने भी अपने इस पूरे शो को एक अलग रंग देने की, एक अलग कलेवर देने की कोशिश की है कि आज आपको दिखाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग और उनके साथ जुड़ी हुई सीटों का पूरा चुनावी गणित। अगर जूनागढ़ लोकसभा सीट की हम बात करेंगे तो राजेश भाई चुड़ासमा यहां से फिलहाल मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी को पूरा एडवांटेज है यहां पर। और यहां के आपको ज्योतिर्लिंगों की बात करा दे, सोमनाथ मंदिर जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आड़े हाथों लेते रहे हैं, नेहरू जी का वो विरोध भी याद दिलाते रहते हैं, मंदिर के जो पूरा का पूरा पुनर्निर्माण होना था उसको लेकर भी याद दिलाते रहते हैं। तो यहां पर देखिए कि क्या कुछ हमारा ओपिनियन पोल जो है वो यहां पर कह रहा है। जूनागढ़ का गणित क्या कहता है जरा ये अपने दर्शकों को बता दें। वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए तो 57% बीजेपी को वोट मिलेगा और 35% कांग्रेस के खाते में जाएगा, यानी कि लगता है कि जो मौजूदा सांसद हैं वही उसी तरह का रिजल्ट जो है वो आने वाले वक्त में भी देखने को यहां पर मिलेगा। और देखिए सोमनाथ इसलिए भी जरूरी है, आज राम मंदिर की बात होती है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात होती है, तो सोमनाथ मंदिर ही वो जगह है जहां से रथ यात्रा की शुरुआत की गई थी। उस वक्त भी सोमनाथ चर्चाओं में रहा था और आज भी सोमनाथ में जब सर्वे हमने किया तो ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज करेगा। और पिछली बार 54% वोट मिले थे यहां के मौजूदा सांसद राजेश जी को, लेकिन इस बार ये वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, 57% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, यानी कि क्लियर मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी जूनागढ़ सीट पर नजर आती है। जूनागढ़ सीट से इतर इसे सोमनाथ मंदिर की सीट देखेंगे, सोमनाथ मंदिर का प्रभाव देखेंगे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सिक्का चलता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही जूनागढ़ से जीतेगा, ये साफ तौर पर नजर आता है। तो बिल्कुल, तो सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान जो है प्राप्त है, राजनीति का केंद्र लगातार रहा है। मोदी जब काशी गए थे तब भी याद दिलाना नहीं भूले थे शिव भक्तों को कि सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार होना था, पुनः उसको उसके पुराने रूप में लौटाना था, तब किस तरह से नेहरू जी ने क्या कुछ कहा था, पूरी कथा उन्होंने वहां पर अपने संबोधन में सुनाई थी। तो सीधा सीधा अपनी जनता को तब भी उन्होंने मैसेज दिया था और ये मैसेज जनता तक पहुंचने में शायद कामयाब हो रहा है। भावेश, हालांकि परंपरागत सीट है अगर मैं कहूं तो। हाँ बिल्कुल, देखिए सोमनाथ जैसे कि आपने कहा कि ये भाजपा की शुरुआत जहाँ से हुई थी, आप माने कि भाजपा का जो एक उत्थान हुआ था जहाँ से जब रथ यात्रा शुरू हुई थी, तो ये उसका केंद्र है। तो वहाँ पे एक देखिए जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा मायने रखेगा इस बार लोकसभा चुनाव में, खासकर गुजरात में। आपको भी पता है कि गुजरात में पिछले दो लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप कर चुकी है। तो इस बार भी संभवतः जो हमने पहले भी एक बार जो अभी पोल किया था रिसेंटली, उसमें 26 की 26 सीटें बीजेपी। इस सीट पे पर्टिकुलर सीट पे देखेंगे जो सोमनाथ जो कॉन्स्टिट्यूंसी आता है उसमें बीजेपी हमेशा थोड़ा बैकफुट पे रहती है, लेकिन पूरा ओवरऑल यदि लोकसभा चुनाव में जाएंगे, एक दलित मतदाता जो कोली एक मतदाता है वो इन ब्लॉक बीजेपी को वोट करते हैं, जिसका इनको फायदा मिलता है, वही एज लेके आता है। हालांकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी वोटर्स भी है, जिसका बीजेपी को आप देखें 35% यदि अपोजिशन को मिला तो ये भी बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन बीजेपी यहाँ पे हिंदू वोटर जैसे हम लोग कह रहे थे, हमारा इस टारगेट ही था इस बार ये सर्वे को, इस रिसर्च को लाने का, कि वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है या और रिलीजियस टेम्पल हैं उनको देखा जाए कि वहाँ पे हिंदू वोटर्स का मूव क्या है। तो उसमें आप देखेंगे सोमनाथ जहाँ पे
एक थोड़ा सा एक फाइट रहती है हिंदू मुस्लिम के वजह से, लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे कि बीजेपी वहाँ पे बहुत अच्छा कर रही है सोमनाथ में। हालांकि पर्टिकुलर जैसा मैंने कहा, पर्टिकुलर जो सोमनाथ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, वहाँ पे बीजेपी हमेशा बैकफुट पे रहती है। अच्छा, गुजरात के नतीजे तो इस बार इस लिहाज से देखने लायक हैं कि इस बार जीत का मार्जिन क्या होता है। और गुजरात में ये जूनागढ़ सीट पड़ती है जहां सोमनाथ मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं संगीत रागी जी, और आंकड़े अगर मैं देख रही हूं तो पिछली बार 55% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, इस बार 3% का इजाफा हो सकता है, यानी 57% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। यानी एक तो क्लीन मार्जिन, एक बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी का प्रत्याशी यहां से जीतता हुआ नजर आएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में ये एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। भारतीय जनता पार्टी खासकर से इस सीट पर बहुत अच्छा करती आई है और ये 12% का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा मार्जिन है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इसे कभी पाट पाएगी। और आज के समय तो कांग्रेस का एक सबसे बड़ा स्तंभ अर्जुन मोढवाडिया जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, मुझे लगता है कि गुजरात कांग्रेस में एक प्रकार से दहशत फैली हुई है। गुजरात कांग्रेस को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम ये लोकसभा का चुनाव आगे हैंडल करें तो कैसे, क्योंकि वो संगठन के बड़े सूत्रधार थे, बहुत बड़े बड़े तेज तर्रार नेता उनको माना जाता था, उन अच्छा संगठनकर्ता माना जाता था। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी दिलचस्प हो सकता है जब कैंपेन अपने पिक पर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने के जो सांसद हैं उन्होंने अच्छा काम भी किया है, अच्छा काम किया है। और ये जो वोटों का परसेंटेज जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर के बाद जो हिंदू मानस में परिवर्तन आया है उसका कहीं न कहीं जो असर है ये बढ़ते हुए मतों के प्रतिशत पर दिख रहा है। और ये गुजरात में भी है और अन्य राज्यों में भी। हमने यानी राम लहर जो है वो पूरे देश भर में दिखेगी और शायद जो 400 पार का जो नारा लगा है वो अगर तब्दील होगा तो उसमें ये लहर कितना योगदान देगी, इन तमाम पहलुओं पर भी बात करेंगे। पिनाक जी, पहले तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थकों में से हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता है, लेकिन हाँ, तथ्यों को हम तोड़ मरोड़ तो कोई भी नहीं कर सकता है। शुरुआत में ऐसा लगता था कि 400 पार क्या वाकई संभव है, लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने घेराबंदी की है, रणनीति बनाई है, एक के बाद एक स्टेट, जो इंडिया गठबंधन पूछता था कि हमारे पास तो 28 लोगों का एक गठबंधन है, आप बताइए कहाँ है, उनके सारे किले ठा रहे हैं और इंडिया और जो है एनडीए गठबंधन के साथ नए नए साथी आ रहे हैं। अभी आपने देखा बीजू जनता दल की स्थिति देखी, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो बिहार में हो, वो सब बिखर करके एनडीए गठबंधन के साथ आप कह रहे हैं जिस हिसाब से मुझे ऐसा के लोग लगता छोड़ है रहे हैं और वहां आपकी एंट्री हो रही है आने तो वाले दिनों में फर्क पड़ेगा। आने वाले दिनों में ये रफ्तार और बढ़ेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यानी जो वहां पर सीएम, गुजरात के सीएम ने और वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भाई इस बार जीत तो हमें पता है क्लीन स्वीप, लेकिन मार्जिन जो है भावेश 5 लाख पार का करना है, तो मिशन उसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इससे पहले एक सीट की बात कर लें मीनाक्षी, गुजरात का जामनगर की बात कर लेते हैं। सीट की नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, इसके लिए प्रसिद्ध है। द्वारका धाम से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर ये ज्योतिर्लिंग मौजूद है। और यहां पर क्या कुछ कह रहा है महाशिवरात्रि पर हमारा ये महा ओपिनियन पोल, आपको बताते हैं कि किस तरह से जामनगर की स्थिति कहती है। वोट शेयर जो है बीजेपी के खाते में 53% और कांग्रेस के खाते में 40% यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये जामनगर का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। जामनगर इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर मंदिर है, और यहां पर आप समझ सकते हैं कि द्वारकाधीश का जो असर है वो भी देखने को मिलता है। और इस जगह पर, इस सीट पर अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 53% वोट मिल सकता है और कांग्रेस को 40% वोट मिल सकता है। आपको जानकारी दे दें कि बीते 9 लोकसभा चुनावों में से यहां 7 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस जीती है। 2019 में बीजेपी ने सीट 59% वोट शेयर के साथ जीती थी। और इस बार भी हमारा जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि जरूर वोट शेयर थोड़ा सा घटता हुआ नजर आ रहा है। 53% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस से काफी आगे है। 40% सिर्फ कांग्रेस को यहां वोट शेयर मिल सकता है। अब भावेश, इस सीट का समीकरण आप समझाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी द्वारकाधीश होकर आए हैं, समुद्र में डुबकी लगाते हुए द्वारकाधीश के दर्शन करते हुए नजर आए हैं। सुदर्शन ब्रिज का उन्होंने दर्शन किया और यहीं पर ये ज्योतिर्लिंग भी आता है। तो क्या यहाँ के लोगों का नैरेटिव रहता है? क्या यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है कुछ वो
इस वोट शेयर को बढ़ा रहा है, ऐसा भी कुछ आपको लगता है कि मतलब पूरा जो 40% है जो आंकड़ा आया है, ये क्या इस चीज को ध्यान में रखकर क्या है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वही बीच मैंने में पूछा, जी। गठबंधन हो गया है? हाँ, ये बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए किया गया था। और ये 40% देखिए वो भी इसीलिए मैं उसका बताता हूँ। देखिए फिलहाल वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो दिक्कत ये है, वहाँ पे बीजेपी में कुछ इंटरनल फाइटिंग है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों जो वहाँ के सिटिंग एमपी है पूनम मदान है, उनके खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी है। दूसरा वहाँ पे जो उसी जामनगर में ही एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से रविंद्र जडेजा की वाइफ है, वो विधायक हैं, तो उन दोनों में कई बार एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ देखा भी गया है। तो वहाँ पे इंटरनल फाइटिंग है। ये वैसे भी पूनम मदान ओरिजिनली बीजेपी के थ्रू से नहीं आते, तो एक संगठन में थोड़ा सा एक अनहैप्पीनेस भी है उनको लेके। लेकिन देखिए धीरे धीरे जैसे कैंपेन बढ़ेगा, तो आपने जैसे देखा कि जो डिप आया है बीजेपी के वोट शेयर में जो आया, शायद वो कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। लेकिन जहाँ तक आपने आम आदमी पार्टी उसके गठबंधन की बात की, तो देखिए आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे असर रहा नहीं था। विधानसभा में एक असेंबली था, उसमें थोड़ा बहुत असर देखा गया था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वो विधानसभा की अलग परिस्थिति थी। लोकसभा में आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा प्लेयर यहाँ पे पहले भी नहीं थी, हम लोग उसको मान के भी नहीं चले थे, लोग भी उनको उस ढंग से कंसीडर नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी एक बड़ी प्लेयर बन के उभरेगी। और गिरावट हम देख रहे हैं इनके वोट शेयर में, आप ये कह रहे हैं कि अंदरूनी कलह की वजह से, अंदरूनी कलह और वो एंटी इनकम्बेंसी तो थोड़ी बहुत रहेगी। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में वो जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़े, अल्टीमेटली देखिए आप जब थोड़ा सा पीछे देखिए, जब हमने शो शुरू किया था तो आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग जैसे 79% लोग ये मानते हैं कि 79% हिंदू लोग ये मानते हैं कि पिछले 10 साल में जो हिंदू आस्था सम्मान बढ़ा है। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए बीजेपी को 2019 में लगभग 50% के आसपास हिंदू वोट मिली थी। अब वो आंकड़ा 79% यदि कहता है कि आस्था बढ़ा है, इसका मतलब जो अपोजिशन के जो वोट जो 2019 में जो हिंदू वोट ने उनको किया था, वो भी मानता है कि हिंदू आस्था का सम्मान पिछले 10 साल में बढ़ा है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज है कि जो हिंदू जो किसी और को भी वोट करते हैं, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि बीजेपी के गवर्नमेंट में जो हिंदू आस्था का सम्मान है वो बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आगे आने वाले दिनों में जिस पर्टिकुलर सीट पे जैसे अभी हमने देखा कि थोड़ा सा गैप जरूर कम है, लेकिन हो सकता है कि हिंदू जो पोलराइजेशन जब कैंपेन होगा, पोलराइजेशन होगा, तो उसमें ये गैप और बढ़ जाए। अच्छा, 61% लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू आस्था का सम्मान करती है। क्या इसका माइलेज भी चुनावों में संगीत रागी जी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है? और ये आंकड़ा जो अभी हम देख रहे हैं, इसमें इजाफा हो सकता है बीजेपी के वोट शेयर में? मुझे लगता है कि कैंपेन और आगे बढ़ेगा तो ये वाकई चीज़ें अलग तस्वीर आएंगी। अभी तो नरेंद्र मोदी उस कैंपेन को लेकर के मैदान में गए ही नहीं हैं, उनकी टीम गई ही नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए भारत की राजनीति का पूरा नैरेटिव जो है वो बदला है, वो अयोध्या आंदोलन के बाद से बदला है। आप भारत की राजनीति को यदि हम 3 हिस्सों में हम आप बांट सकते हैं। एक तो 1975 से पहले के, बंगला 75 के बाद की, और जो एक नई राजनीति आई वो राम मंदिर मूवमेंट के बाद आए। भारत की राजनीति में बिना राम मंदिर मूवमेंट का जिक्र किया भारत की राजनीति को आप पढ़ नहीं सकते हैं। जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स या हिंदुत्व की राजनीति की बात जो है वो सावरकर जी के समय से की है, उसका जो सही ट्रांसलेशन होता है वो अयोध्या के जो रथ यात्रा जो है सोमनाथ से अयोध्या, उसके बाद आपको देखने को मिलता है। और वहीं से भारतीय जनता पार्टी का उभार आपको भारत के राष्ट्रीय चिंतित पर नरेंद्र मोदी उसके ध्रुवतारा के तौर पर उभरते हैं। जब एक वक्त था जब आडवाणी जी की था, दूसरा जो है जब नरेंद्र मोदी जब उभरते हैं तो एक नए प्रकार का विश्वास का संचार होता है। वो हिंदू हृदय सम्राट एक तरफ है ही, और साथ साथ विकास के भी वो विकास पुरुष के रूप में आपने विकास की बात की है, तो किस तरह से यहाँ पर मंदिरों को लेकर वहां पर कॉरिडोर बनाए गए, और छोटे बड़े मंदिर, तमाम मंदिरों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि स्टेट वाइज भी जो स्टेट बीजेपी गवर्न जो तमाम एरियाज हैं वहां पर उन मंदिरों को भी अपलिफ्ट किया जा रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है। लेकिन कॉरिडोर बना काशी का और महाकाल का। मध्य प्रदेश के उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहां के राजा महाकालेश्वर हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है जहां स्वयंभू ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर विराजते हैं। उज्जैन लोकसभा सीट बहुत पहले से बीजेपी के हिस्से में जाती रही है,
और पिछले 35 साल में यहां कांग्रेस को सिर्फ एक बार जीत मिली है। और इस बार तो यह सीट बहुत ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि एमपी के मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव इसी उज्जैन के हैं। और हमारे ओपिनियन पोल में उज्जैन की यह सीट एक बार फिर से बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। यहां बीजेपी को 63% जहां 63% वोट जो है वो मिल रहा है और कांग्रेस के खाते में 25% वोट शेयर यहां पर जाता हुआ दिख रहा है। तो आस्था भी है, मुख्यमंत्री भी हैं, मोदी जी भी हैं और विकास कार्य कॉरिडोर भी है भावेश, और ये सब कुछ मिलकर एक विनिंग कॉकटेल बना रहे हैं। और लग रहा है जो कह रहे हैं ना कि 5 लाख तक का मार्जिन चाहिए जीत के लिए, वो भी बनता हुआ आपको दिख रहा है अगर यही परिणाम में बदले तो। देखिए उज्जैन जैसे जगह पे जैसे आपने कहा कि वहाँ के जो नए सीएम हैं वो उज्जैन से ही आते हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर देखा है। वैसे भी ये बहुत सेफ सीट रही है बीजेपी के लिए, सोशल इक्वेशन के लिहाज से भी और हिस्टोरिकल आप हर जगह देखें तो बीजेपी जैसा आपने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पिछले 40-50 साल में सिर्फ एक बार जीती है, तो वहाँ पे एक बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कांग्रेस का जिस तरह का मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिस तरह का एक हताशा का माहौल है कि उनके जो 3 महीने पहले जब उनके जो सीएम कैंडिडेट थे वो खुद बीजेपी ज्वाइन करना चाहते अपने बेटे के साथ और उनके जो जिनके आसपास के विधायक हैं उनके साथ, तो कांग्रेस में एक तरह का हताशा है। और उसकी वजह से देखेंगे जो मध्य प्रदेश में खासकर एटलीस्ट लगभग बहुत सारी ऐसी सीटें जहाँ पे जैसे हमने 5 लाख की बात की, मैं उस नंबर पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ बीजेपी मध्य प्रदेश में एक ऐसी सिचुएशन में जरूर है गुजरात। लेकिन अभी तक उज्जैन में कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, कह रहे हैं कि वहां पर 2 परिवारों में खींचतान है टिकट को लेकर, ये तमाम चीजें। तो देखिए उज्जैन जैसे जगह पे मुझे लगता नहीं कि बीजेपी को किसी कैंडिडेट बहुत ज्यादा मैटर करता। उज्जैन क्या आप मान के जिस नॉर्थ में अधिकतर सीटों पे बीजेपी के लिए कैंडिडेट बहुत ज्यादा मैटर करेगा नहीं, अपोजिशन के लिए जरूर करेगा। जहां जहां अपोजिशन बहुत अच्छा कैंडिडेट देगा संभव है कि बीजेपी को कुछ प्रॉब्लम हो। अब देखिए उज्जैन से अनिल फिरोजिया फिलहाल सांसद हैं और 3,65,000 के मार्जिन से वो पिछली बार जीते थे। और इस बार भी जिस तरीके का वोट परसेंटेज हम दिखा रहे हैं उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उज्जैन सीट पर कितने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की ही खंडवा सीट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की खंडवा की पहचान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से है और माना ही जाता है कि खुद नर्मदा ने इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया है। बीते 8 लोकसभा चुनावों की बात करें तो इस सीट पर 7 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। 2019 में बीजेपी ने 50% वोट शेयर के साथ इस सीट को जीता था और हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि इस बार भी 49% यानी कि 49% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और कांग्रेस के खाते में 42% वोट शेयर जा सकता है। अब देखिए खंडवा सीट की अगर बात करेंगे तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया है। ज्ञानेश्वर पाटिल हैं जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और सिटिंग सांसद हैं, इन्हीं को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वोट मार्जिन जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत गहरा तो नहीं है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार, महाशिवरात्रि महा ओपिनियन पोल आपके सामने। 12 ज्योतिर्लिंग का मूड आखिर क्या कह रहा है? 12 ज्योतिर्लिंग पर अगर आज चुनाव होते हैं तो कौन आगे निकल सकता है, आइए आपको बताते हैं। और बात कर लेते हैं अब आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले के नंदयाल में विराजमान है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। नंदयाल लोकसभा सीट कुर्नूल और पूरे आंध्र प्रदेश में कभी कांग्रेस की इस पर तूती बोला करती थी, लेकिन आज यहां कांग्रेस का कोई नाम भी नहीं लेता। कांग्रेस से अलग हुई वाईएसआर कांग्रेस यहां राज्य में सरकार चला रही है, टीडीपी उसे चैलेंज कर रही है। यहां बीजेपी ने भी अभी अपना जनाधार नहीं बढ़ाया है और इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक नंदयाल की सीट वाईएसआर कांग्रेस जीत सकती है। वाईएसआर कांग्रेस को 48% और टीडीपी को 42% वोट मिल सकते हैं। तो अभी तक जितने भी ज्योतिर्लिंग हमने आपको बताए हैं उसमें से आंध्र प्रदेश का ये मल्लिकार्जुन मंदिर या ज्योतिर्लिंग, यहां पर वाईएसआर कांग्रेस जीत सकती है। यहां बीजेपी का कोई भी जनाधार नहीं है। आंध्र प्रदेश में तो वैसे ही हर्षवर्धन जी ना के बराबर गुंजाइश है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सा इलाका है, कौन सा वहां मंदिर है, वहां बीजेपी का जनाधार नहीं है, ये तो कम से कम स्पष्ट हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर आंध्र प्रदेश को लेकर बहुत गलती की है। जब से वाईएसआर कांग्रेस की सरकार आई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से मुद्दे थे और वहां ईसाई धर्मांतरण का मुद्दा ईसाई मतांतरण का बहुत बड़ा मुद्दा है। बार बार उसको लेकर सवाल खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी आक्रामक क्यों नहीं होती। तो दिखता है कि यहां राज्यसभा में नंबर्स के लिए कई बार बड़े मुद्दों पर जिस तरह से जगन मोहन साथ खड़े हो जाते हैं,
नरेंद्र मोदी से जब वो मिलने आते हैं तो जिस तरह के रिश्ते दिखते हैं, वो एक बड़ी दुविधा की वजह है। जो बीजेपी की आंध्र प्रदेश की यूनिट है, उसने कई बार इस बात को कहा कि जब तक हम पूरी तरह से आक्रामक नहीं होंगे, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और कमाल की बात यह कि टीडीपी जब चंद्रबाबू नायडू लड़ाई के लिए बीच में उनको जेल भी भेज दिया, तो जो वहां के समीकरण है एक तरह से देखें तो वाईएसआर कांग्रेस कभी कभी डिक्टेटरशिप वाले रोल में नजर आती है। उसके बावजूद बीजेपी जो द्वंद्व की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है, इसकी वजह से वहां कोई उसका आधार नहीं बचा है। अब यह जरूर है कि अगर पवन कल्याण के साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ में जाएगी तो शायद उसका कुछ मत प्रतिशत बढ़ेगा और शायद एक आध सीटें वो कुछ जीतती हुई दिखे, लेकिन कम से कम यहां न जीतेगी और कोई कहें कि कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो पाएगा, मुझे तो कम से कम आंध्र प्रदेश में नहीं दिखता है। चलिए, आंध्र प्रदेश के बाद अब चलते हैं बैद्यनाथ धाम। जी हां, झारखंड के गोड्डा संसदीय क्षेत्र का मुख्य शहर देवघर, यहां बाबा बैद्यनाथ का धाम है, जिसे बिहार और झारखंड के लोग बाबा धाम भी कहते हैं। बाबा धाम वाली सीट यानी गोड्डा सीट से बीजेपी जीतती आई है। यहां से बीजेपी के निशिकांत दुबे सांसद हैं। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, ये तीन पार्टियां अलायंस बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती आई हैं, लेकिन यहां सफलता नहीं मिलती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक गोड्डा की यह सीट फिर से बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही है। बीजेपी को यहां 55% और ये जो पूरा अलायंस है, कांग्रेस को यहां 40% वोट जो है मिलता हुआ दिख रहा है। तो निशिकांत दुबे की ये सीट जो है वो सुरक्षित है और वोट परसेंटेज जो है वो भी मार्जिन अच्छा खासा है। प्रोफेसर आगे यहां पर जिस तरह से बात करें, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी इसको बनाएगी, ये साफ हो चुका है। तो ऐसे में क्या प्रदर्शन को, अपने वोट शेयर को और बेहतर करने का एक अच्छा अवसर यहाँ सिर्फ इसी सीट पर नहीं, पूरे देखिए पूरे झारखंड में मुझे ऐसा लगता है कि खास करके यहाँ से शुरुआत करते हैं। गोड्डा की सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है और निशिकांत दुबे जो है वो लगातार यदि ये जीतते हैं, और जैसा जीत मुझे लगता है आपका आंकड़ा भी बता रहा है, वो तीसरी बार लगातार यहाँ से जीतेंगे। और एक तो बहुत तेज तर्रार नेता हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कैंपेन है उसको सच पूछिए तो निशिकांत दुबे ने लीड किया। जो भी पेपर्स मुहैया कराना हो, यहाँ तक कि महुआ मैत्रा के खिलाफ भी जो कैंपेन चला या जो कच्चा चिट्ठा निकाल करके लाया गया, वह सारा का सारा श्रेय जो है वो उनको दिया जाता है, निशिकांत दुबे को ही है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो बहुत मेहनत करते हैं और हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। आज यदि आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जेल में है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो निशिकांत दुबे को जाता है। तो जो वहाँ का समीकरण था, पहले आदिवासी बहुल इलाका होने के कारण पहले ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वहाँ पर कमेगा और हेमंत सोरेन के साथ जाएगा, लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जो बाबूलाल मरांडी थे, बाबूलाल मरांडी पहले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, विधानसभा चुनाव के साथ भी वो नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको दोबारा से अपने पास लाया है और मुझे लगता है इसका परिणाम बड़ा सुखद होने वाला है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है। यहाँ एक लाइन इसमें जरूर जोड़ दूं मैं। देखिए, जब हम इस सीट की बात करते हैं तो निशिकांत दुबे हर तरह से सक्षम व्यक्ति हैं। नेता बढ़िया है, मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, हमले बढ़िया करते हैं, एक तरह से कहें कि करप्शन के खिलाफ वो चेहरा रहे। लेकिन एक बड़ी चीज रही यहां जब हम ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, इसको भाजपा की सरकार में, नरेंद्र मोदी की इस सरकार में एयर कनेक्टिविटी भी मिली। देवघर एयरपोर्ट शुरू हुआ और जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वहां सिर्फ इस एयरपोर्ट के खुलने से सिर्फ देवघर कहें कि दर्शन तक मसला नहीं है, ये पूरे आसपास के उस इलाके को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और विशेषकर जहां जहां आदिवासी इलाके हैं वहां ये चीजें ज्यादा काम करती हुई दिखेंगी आपको कि उनको विकास मिल रहा है और उनकी संस्कृति का संरक्षण भी हो रहा है। ठीक है भावेश, मैं आपके पास आऊंगी। एक और सीट है, जरा वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। शिरूर सीट की बात कर लेते हैं। अब हम झारखंड से महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। शिरूर सीट क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां भीमा शंकर मंदिर है, यहां भगवान का छठा ज्योतिर्लिंग मौजूद है। मान्यता यह है कि सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव खुद यहां भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए। मराठा शासन में शिवाजी ने यहां सुविधाओं का विस्तार किया। बीते 3 चुनाव में यहां 2 बार शिवसेना
शिवसेना और एक बार एनसीपी ने जीत दर्ज की है। 2019 में यहां एनसीपी ने 49% वोट हासिल किया था और इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक शिरूर की यह सीट फिर से एनसीपी के पास जाती हुई दिख रही है। एनसीपी को यहां 48% और शिंदे की सेना को 39% वोट मिल सकता है, यानी कि ये आप कह सकते हैं शरद पवार गुट के पास सीट जाती हुई नजर आ रही है। 48% इस सीट पर वोट शेयर एनसीपी का रह सकता है। भविष्य यहां पर क्या फाइंडिंग्स हैं? ज्योतिर्लिंग है यहां छठा, और भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती है, उसके बावजूद बहुत ज्यादा सफलता यहां बीजेपी को नहीं है, उनके गठबंधन को नहीं है। देखिए, पूरे महाराष्ट्र की एक ही प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग जैसे पूरे महाराष्ट्र का जब डिस्कशन कर रहे थे एक हफ्ते पहले, तो उसमें ये था पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे जहां जहां भी बीजेपी का अपना कैंडिडेट नहीं है, अपना मतलब बीजेपी के सिंबल पे नहीं है, वहां पे आप देखेंगे तो वोटों का जो अपोजिशन है, जो शरद पवार गुट हो या शरद पवार जो उद्धव ठाकरे यूबीटी हो, उनका वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है। और ये बीजेपी का वोट देने के बावजूद जो शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना नहीं, जो शिंदे शिवसेना, उनको वोट बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे, हालांकि ये सीट पुणे से बहुत सटा हुआ इलाका, पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी देखेंगे तो पुणे से लगभग सटा हुआ है, तो यहाँ पे अर्बन सीटों के होने की वजह से कुछ असर जरूर होना चाहिए था। संभव है कि बीजेपी को ये सीट खुद लड़ना चाहिए था, तो शायद ये बीजेपी और अच्छा बेहतर पोजीशन में यहाँ पे हो सकती थी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक धर्मनगरी है, तो बीजेपी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा यदि यहाँ पे खुद चुनाव लड़े। उसका भी असर भी दिखेगा, जब बीजेपी यदि लड़ेगी तो शायद हिंदू मुस्लिम को वजह से शायद ज़्यादा बीजेपी के लिए वहाँ पे एक एडवांटेज हो सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की अगली सीट की बात करते हैं। नासिक की पहचान यहाँ के त्र्यंबकेश्वर मंदिर से है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग में त्रिदेव का वास है। यहाँ भगवान शिव गौतम ऋषि की तपस्या से प्रकट हुए थे। इस सीट पर शिवसेना और एनसीपी के बीच कड़ा मुकाबला होता रहा है। 2 बार से यहाँ शिवसेना जीतती आई है। 2019 में शिवसेना को यहाँ 50% वोट मिला था। अब शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां 2-2 टुकड़ों में बंट चुकी हैं। शिवसेना उद्धव गुट एनसीपी के शरद पवार गुट के साथ है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक नासिक की यह सीट उद्धव गुट की शिवसेना के पास जाती हुई दिख रही है। शिवसेना उद्धव गुट को यहां 46% और शिंदे की सेना को 43% वोट जो है मिल सकता है। यानी कि यहां पर एक बड़ा फैक्टर जो है, क्या इमोशनल, जो हम बात कर रहे थे पहले भी समीर जी के, एक इमोशनल फैक्टर जो है वो उद्धव के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, या फिर ये सीट अगर बीजेपी के पास जाती है अगर बंटवारे में, तो नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। देखो, मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे के पास महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र के लोगों में कोई बड़ी सिंपैथी है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप अर्बन एरिया में मूलतः उसका रहा है, और अर्बन एरिया में यदि आप जा कर के आप बात करेंगे शिवसेना के, तो उनका ये मानना है कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की विरासत को बेच डाला है। उन्होंने अपने पिता की विरासत की सुरक्षा नहीं की है। इसलिए जो कट्टर शिव सैनिक थे वो आज उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, ये हमको मान लेना चाहिए। ये और बात है कि हो सकता है कि चुनाव में उनको वो जाएं तो उनको कहीं कहीं पर सफलता मिल जाए, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे को कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। 1-2 सीट यदि आ जाए तो बहुत मुश्किल है, और नासिक की खासकर के जो सीट है वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सिंबल पर यदि लड़ती है, जो सलाह भी दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर करेंगे। यदि ये शिवसेना ये बात मान लेती है, और अभी निगोशिएशन चल ही रहा है इस मुद्दे पर, तो मुझे लगता है कि परिणाम इससे बेहतर आएंगे जो आपके सर्वे में दिखा रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा मार्जिन है नहीं, 46 और 43, यानी कि शिवसेना उद्धव गुट अगर जीत रहा है तो 46% वोट शेयर के साथ जीत रहा है, और शिंदे गुट अगर हार रहा है तो 43% वोट शेयर के साथ हार रहा है। अब यहाँ पर आने वाले पिछली दफा उनको 51% वोट था। पिछली दफा 51%। इसी में मैं ऐड कर रही थी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे कर रहे हैं और कालाराम मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकर आए, क्या इसका प्रभाव इन सीटों पर पड़ेगा, खासकर इन धर्म नगरियों में पड़ेगा, मंदिर के आसपास के इलाकों में पड़ेगा? कालाराम मंदिर देखिए बड़ा सिंबॉलिक है, इससे अंबेडकर का भी जुड़ाव है। जो दलित वोट थे, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कितने दलित वोटों को प्रभावित कर पाती है, मुझे लगता है कि इसका असर पड़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री की जो यात्रा थी उसमें भारी भीड़ थी, बहुत उत्साह था, लोग सड़कों के किनारे खड़े प्रधानमंत्री की झलक के लिए थे, और वो कोई बुलाई गई भीड़ नहीं थी।
इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नासिक का जो सर्वे है आपका, मैं क्वेश्चन तो नहीं कर रहा, लेकिन इससे उलट परिणाम देखने को आपको मिल सकता है। आइए अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। भावेश, आपके पास फिर आऊंगी मैं। औरंगाबाद की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित है 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर मंदिर। इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस सीट पर शिवसेना की मजबूत पकड़ रही है, लेकिन 2019 चुनाव में यहां एआईएमआईएम को कड़े मुकाबले में जीत मिली थी। एआईएमआईएम ने यह सीट 0.39% वोट के मार्जिन से जीती थी। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे कह रहा है कि औरंगाबाद की सीट उद्धव गुट की शिवसेना के पास जाती हुई दिख रही है। शिवसेना उद्धव गुट को यहां 43% और शिंदे सेना को 39% वोट शेयर मिल सकता है। तो देखिए इस मंदिर वाले इलाके में भी, यानी कि ज्योतिर्लिंग के इलाके में भी जो शिंदे गुट है वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और उद्धव गुट यहां पर इसे लीड मिल रही है। ये सीट है औरंगाबाद की, जहां एआईएमआईएम ने कड़े मुकाबले में सीट जीती थी, लेकिन यहां फिलहाल शिवसेना शिंदे गुट पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और उद्धव गुट जो है उसे लीड मिल रही है, यानी उद्धव गुट का कैंडिडेट यहां पर जीत सकता है। अब हर्षवर्धन जी, जहां जहां धर्मनगरी है वहां तो भारतीय जनता पार्टी की कम से कम चर्चा कर ही लेते हैं, और पीएम के दौरे होना, देवेंद्र फडणवीस का हिंदुत्व को लेकर मुखर होना, हिंदुत्व को लेकर बयान देना, उसके बावजूद इन इलाकों में कोई फायदा बीजेपी को नहीं हो रहा है। देखिए, एक तो ये कि इसको थोड़ा समझना जरूरी है। जब आप घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमा शंकर की बात करते हैं, भीमा शंकर के आसपास और उसके विकास को लेकर अभी भी कोई बहुत बड़ी योजना नहीं हो पाई है, लेकिन नासिक में त्र्यंबकेश्वर, काला राम मंदिर और पंचवटी, उसको मिलाकर इस सरकार ने बहुत काम किया। प्रधानमंत्री के जाने के बाद वो और ज्यादा अटेंशन में आया। औरंगाबाद में दूसरी स्थिति है। औरंगाबाद में उस मंदिर के आसपास कुछ नया भले न हुआ हो, लेकिन पिछले कुछ समय में देवेंद्र फडणवीस, जब वहां एक विवाद हुआ था, उस विवाद में, और कई बार ये कहा जाता है ना कि कोई एक घटना होती है, तो एक औरंगजेब की मजार का मसला था जो बहुत चर्चित हुआ था महाराष्ट्र में, उसको लेकर बहुत ज्यादा राजनीति हुई थी। अभी आज की तारीख में शिवसेना बनाम एआईएमआईएम नहीं है, ये समझना चाहिए। तो पिछली बार बागी की वजह से थी, वो पहले भी नहीं थी। ये भाजपा बनाम एआईएमआईएम बनेगा। और जो अभी प्रोफेसर रागी ने भी कहा, और जो हमको बार बार ये वहां से समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर जहां एक समय में शिवसेना का वर्चस्व हुआ करता था, अगर बीजेपी का सिंबल होगा तो वो ज्यादा लाभकारी होगा। और अगर इन दोनों ही सीटों पर, नासिक की सीट पर और औरंगाबाद की सीट पर, अगर बीजेपी यहां से चुनाव लड़ती है तो इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अब लगातार हमारा ये महा ओपिनियन पोल जो है जारी है, और ज्योतिर्लिंग वाले 9 शहरों में हिंदू वोट का ओपिनियन पोल हमने आपको पहले दिखाया। हिंदू वोट के किस तरह से मैग्नेट कहे जाने वाले कुछ अन्य शहरों का हाल हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। उससे पहले 3 सवाल हम आपको दिखाते हैं जो हमने अपने इस ओपिनियन पोल में जनता के सामने रखे थे। अगर मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो क्या राम मंदिर नहीं बनता? देखिए, अब तक नहीं बना है 41% कहते हैं, मंदिर इतना भव्य ना बनता 45% कहते हैं, मोदी से फर्क नहीं पड़ता महज 23% कहते हैं, और ये 41 + 25 अगर आप इनको जोड़ लें, क्योंकि कमोबेश मोदी से ही कनेक्टेड है, अगर भावेश में देखूं तो 41 और 25 अगर आप जोड़ लें तो 66% लोग जो हैं मोदी फैक्टर को एक बड़ा रोल मानते हैं। अगला सवाल, क्या राम मंदिर बनने से बीजेपी को फायदा होगा? मीनाक्षी। बिल्कुल, देखिए अगला सवाल, क्या राम मंदिर बनाने से बीजेपी को फायदा होगा? तो 64% लोग ऐसे हैं जो इसका जवाब हाँ में देते हैं, यानी 64% लोग ये मानते हैं कि राम मंदिर का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होगा, जबकि 30% ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसका कोई भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा। देखिए, बड़ा मुद्दा राम मंदिर का बन चुका है। जिस राम लहर की हम बात करते हैं वो राम मंदिर से निकली हुई राम लहर है। भव्य राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और 64% लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से बीजेपी को फायदा होगा इन चुनावों में, जबकि सिर्फ फायदा ना बताने वाले लोग 30%। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमने जनता के सामने अपने ओपिनियन पोल में रखा कि पिछले 10, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आंकड़ा इस पर ओपिनियन आपका लेंगे, बस 2 सेकंड आपको टिप्पणी कर दूं। हाँ। ये यदि आंकड़ा सही निकलता है और जिसकी पूरी संभावना है, इसका मतलब है कि राम मंदिर आने वाले चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित करने वाला है। हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पोलराइज होने वाला है। चलिए, तो इसको देखेंगे, इस फैक्टर को भी बात करेंगे, लेकिन अगला सवाल हम अपने ओपिनियन पोल में जो हमने जनता के सामने रखा, पिछले 10 वर्ष में धार्मिक पर्यटन बढ़ने से आपका शहर कितना बदला है? आइए आपको उसके जवाब दे दें।
तरक्की हुई है, आमदनी बढ़ी है, 37% कहते हैं। शहर में सुविधाएं बढ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाजमी हो जाता है, 30% लोग कहते हैं। शहर जस का तस है, 20% लोग। और शहर का हाल खराब हुआ है, ये मानने वाले भी 13% लोग यहां पर नजर आते हैं। लेकिन आप अगर तरक्की हुई, आमदनी बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, दोनों पॉजिटिव्स हैं, इनको जोड़ लेंगे जैसा कि आमतौर पर डेटा इंटरप्रिटेशन में भाविश किया जाता है, तो ये 67% आता है। और ये भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा, रोजगार मिलेंगे, विकास होगा और शहर में टूरिज्म बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए आप जितने भी ये सवाल हमने पूछा है उसमें आप एक पैटर्न देखते हैं तो अबव 60% जो वोट है वो हिंदू बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी से जुड़े हुए सवाल या हिंदू से जुड़े हुए सवाल के पक्ष में देखा। इसका मतलब है जैसे संगीत रागी जी कह रहे थे कि हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन, पोलराइजेशन हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। देखिए 2019 में आप देखेंगे बीजेपी को 50% हिंदू वोट मिले थे, इस बार वो आंकड़ा 60% से एबव है, कहीं कहीं 70% के आसपास है। तो जो बीजेपी का टारगेट है कि उसको 50% वोट चाहिए, उसके लिए 50% ओवरऑल वोट चाहिए, उसके लिए 60% से 65% हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन जरूर चाहिए, जिसका असर, जिसकी वजह से आप देखें जो अयोध्या का जो इनॉग्रेशन है उसकी वजह से एक कंसोलिडेशन हो रहा है। आप देखें जहां जहां किसी भी स्टेट में जाएंगे, वो रूरल में जहां भी जाएंगे तो एक अच्छा खासा इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि मोदी, जैसे हमने ये सवाल पूछा था कि मोदी होते नहीं होते तो क्या बनता, राम मंदिर बनता क्या, लोग इसका क्रेडिट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को देते हैं इसका क्रेडिट। अर्बन में हो सकता है बहुत सारे के मिक्स ओपिनियन हो, लेकिन रूरल में इस तरह का ओपिनियन है। बहुत सारे लोग, लगभग 60-70% लोग इस बात को मानते हैं कि पीएम की वजह से ये संभव हो पाया। तो इसका असर जरूर लोकसभा चुनाव में देखा जाएगा और बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। जैसे हमने कहा कि 60% एबव यदि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है तो संभव है कि बीजेपी का प्लान जो है कि 50% वोट उसको चाहिए और जो उनका टारगेट 370 तो चलिए एक अलग नंबर्स है, लेकिन 50% वोट यदि कंसोलिडेट बीजेपी कर पाती है तो वो जो उनका एक टारगेट है चुनाव जीतने का, वो बहुत हद तक संभव है कि वो अचीव कर ले। ठीक है, हिंदू वोट तो कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन उन जगहों पर जो धर्म नगरी है वहां पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस हिंदू वोट का, ये हम लगातार बता रहे हैं। और आइए तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के रामनाथपुरम की पहचान यहाँ के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से है और ये मंदिर 4 धामों में से एक माना जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ के शिवलिंग को भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया था। बीते 6 लोकसभा चुनावों में यहाँ 3 बार AIADMK और 2 बार DMK जीती। 2019 में यहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 44% वोट शेयर के साथ पहली बार जीत दर्ज की थी। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले नरेंद्र मोदी ने रामनाथपुरम जाकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। अब इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के मुताबिक रामनाथपुरम की सीट इस बार बीजेपी के पास जाती दिख रही है और ये वोट शेयर आप देख लीजिए, बीजेपी 44% वोट शेयर यहां पर हासिल कर सकती है, IUML 41% वोट शेयर हासिल कर सकती है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन बीजेपी को बढ़त है, 44% यहां बीजेपी हासिल कर सकती है। और ये रामेश्वरम वो मंदिर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अनुष्ठान कर रहे थे, कठिन व्रत कर रहे थे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान बनने के लिए, तो रामेश्वरम गए थे और वो पिक्चर भी काफी चर्चाओं में रही थी। पूरे देश भर में इसकी चर्चा की गई थी और यही वजह है हर्षवर्धन जी कि हम ये बदलाव देख रहे हैं। कम मार्जिन ही सही, लेकिन बीजेपी ने बढ़त तो बनाई है इस सीट पर तमिलनाडु में। नहीं, निश्चित तौर पर। और मैं तो कहूंगा कि एक बड़ा रोचक सा है, और चूंकि मैं यात्राएं करता हूं तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन होता है। एक कमाल की बात आपको पूरे देश में दिखेगी। इस वक्त आप किसी भी शहर में भगवा ध्वज की एक कोई एरियल सर्वे कराइए, कोई कहते हैं ना कि गूगल मैपिंग होती है, एरियल सर्वे होता है, आप वो तस्वीर देखेंगे तो आपको देश के लोकसभा चुनाव की एक बड़ी गजब सी तस्वीर दिखेगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन आज भी आप अधिकांश इलाकों में जाएंगे तो घरों पर पूरे सम्मान के साथ भगवा ध्वज लगा हुआ है। किसी में हिंदू लिखा है, किसी में जय श्री राम लिखा है, किसी में हनुमान जी का चित्र है, किसी में ओम बना है, कहीं स्वास्तिक बना हुआ है, अलग अलग तरीके से, लेकिन वो लहरा रहा है। और वो आपको बाजारों में भी दिखेगा, लोगों के घर पर दिखेगा। जब रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, जो लोग वहां गए हैं, क्योंकि मतलब लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि वहां 22 कुएं हैं, सब में वो स्नान करते हैं और आम लोग जाते हैं तो ऐसे ही दर्शन करते हैं, जिस आस्था के साथ वहां वो गए। और मैं इसको तो पूरे देश में देखता हूं कि जहां लोग चर्चा करने से बचते थे, वो अब खुलकर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिस तरह से किया है वो अपने आप में अकल्पनीय है। ऐसे में अगर ये रामनाथपुरम की सीट
भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। बिल्कुल, जिस तरह से राम की मूरत में भी दक्षिण के मूर्तिकार हैं, झलक है, और जो अपने अनुष्ठान थे वो दक्षिण भारत से जिस तरह से जुड़े, कंबन रामायण सुनी, धनुषकोटि गए, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो हैं क्या ग्राउंड पर परसेप्शन डेवलप करने में मदद करेंगी, इसी ओर ये वोट परसेंटेज इंगित कर रहा है, ये पूरे की पूरी डेटा। लेकिन अब बात करते हैं उस सीट की जिसका शायद नतीजा, कैसे कहते हैं, सस्पेंस नहीं होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और गंगा किनारे बसा काशी या वाराणसी सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। मोदी की जीत में किसी को कोई शक हो नहीं है। ये सब जानना चाहते हैं कि विनिंग मार्जिन कितना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने, यहां पर आपको बता दें, 4,79,505 वोटों के मार्जिन से बनारस की ये सीट जीती थी। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार भी यहां नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 68% और कांग्रेस को 20% वोट मिल सकता है, यानी मोदी 48% वोट मार्जिन के साथ ये सीट जीतने जा रहे हैं। भावेश, 68%, क्या कोई नया रिकॉर्ड बनते हुए, पाटिल साहब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख रहे हैं मोदी जी? संभव है। मेरे ख्याल से इसमें बनारस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह बीजेपी के पक्ष में अक्रॉस द कास्ट लाइन और रिलीजियस लाइन पे भी वोट होता है। आप देखेंगे इस सीट को देखेंगे, यहाँ पे 3 लाख लगभग मुसलमान हैं और 2 लाख लगभग यादव है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे सारे अपोजिशन के वोट को मिलाएंगे तो उतने वोट अपोजिशन को नहीं मिलते। इसका मतलब यही है कि जो यादवों का एक बड़ा हिस्सा जो है बीजेपी को मिलता है, मुसलमानों का भी एक हिस्सा बीजेपी को मिलता है। इसलिए आप देखें 68% तो जस्ट एक नंबर है। जब चुनाव हो तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे और बड़ी जीत लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए काशी वो मुद्दा है संगीत रागी जी, जिस मुद्दे पर आने वाले चुनाव और उससे आगे आने वाले जो चुनाव हैं वो निर्भर करेंगे। काशी में ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया जा रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो ज्ञानवापी का मुद्दा उठाकर खासकर मुसलमानों को डराने की कोशिश करता है कि देखिए हमारी सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, देखिए ये कर दिया जाएगा, देखिए मुसलमानों को यहां से भगा दिया जाएगा। लेकिन 68% वोट अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है तो ये सारे नैरेटिव ध्वस्त हो रहे हैं, कम से कम ये तो नजर आ रहा है। देखिए, हम लोग अयोध्या में भी थे तो अयोध्या के मुसलमानों को भगवान राम के मंदिर से कोई गुरेज नहीं था। वैसे ही काशी के मुसलमानों में भी कोई बाबा विश्वनाथ के प्रति कोई गुरेज नहीं है। वो एक तबका है जो रेडिकल इस्लामिस्ट तबका, जो इस प्रकार का बवाल खड़ा करता है। यदि काशी के मुसलमानों पर यदि छोड़ दिया जाता तो मुझे लगता है कि वो मामला भी बहुत आसानी से हल हो जाता। यही स्थिति मैं कह सकता हूँ कि मथुरा की भी है। तो 2 बातें हैं। एक तो कहा जाता है, एक मैथमेटिक्स में कहा जाता है स्वयं सिद्ध प्रमेय, उसके बारे में बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। बनारस की सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, यह एक स्वयं सिद्ध प्रमेय है। उसमें फैक्टर वगैरह का गणित मत कीजिए, ये गणित के बियॉन्ड है। किस लिए कि जहां नरेंद्र मोदी स्वयं चुनाव लड़ रहे हों तो फिर ये सामान्य गणित का आकलन जो है वो अंक गणित काम नहीं करता है, वो कुछ और ही फैक्टर है जो वहाँ पर काम करता है। रही बात बाकी जगहों का, तो निश्चित तौर पर उसके कारण जो है आपको श्रावस्ती है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, ये सारी सीटों पर बहुत असर डालता है। आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी के जाने से 2014 में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में अप्रत्याशित सफलता मिली। आप ठीक उससे 2009 का आप आकलन कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, रसातल की तरफ थी भारतीय जनता पार्टी। एक समय था भारतीय जनता पार्टी को बहुत सीटें वहाँ पर थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का इतना कमजोर हुआ कि 9 सीटें 11 सीटें तक दहाई का आंकड़ा पार कर जाती थी भारतीय जनता पार्टी। वही अपने आप में काफी, और वो आंकड़ा एकाएक सर्ज करता है नरेंद्र मोदी के आने से। और उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि भाई सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में यदि वो अप्रत्याशित सफलता नहीं मिलती, जितने भी चुनावी पंडित थे टेलीविजन स्टूडियो में 2014 में यही कहते थे, अरे कितना आएगा, 11 है, 13 है, 26 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इससे ज्यादा कहां से आएगा। कभी नहीं। 2019 में भी यही लोग बात करते थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, कहां से आ जाएगा। इस बार तो और कम, सैचुरेशन पॉइंट नॉर्थ इंडिया में हो चुका है, अब तो नीचे ही जाएगा। लेकिन वो आंकड़ा 274 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी पार करके अपने बल पर जो है वो इतनी सीटें लेकर के आई। तो नरेंद्र मोदी इस चुनाव के नायक हैं
और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत जरूर है, लेकिन ये जीत नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी को वोट है। यही भारतीय जनता पार्टी 2004 में भी थी, यही भारतीय जनता पार्टी 2009 में भी थी, यही उसके कार्यकर्ता भी होते थे, कार्डर बेस्ड पार्टी कही जाती थी। लेकिन ये नेतृत्व है जिसने ये सारा परिवर्तन करके दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपराजय, लगभग चलिए, तो दिलचस्प होगा कि यहाँ से जो आपने साइड की सीट्स का, श्रावस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, इन तमाम चीजें, उस पूरे पूर्वांचल रीजन का जो जिक्र किया है कि वहां पर ये जो तमाम फैक्टर्स हैं क्या कुछ रोल प्ले करेंगे, और उत्तर प्रदेश में राम लहर और मोदी की इमेज, इन दोनों का क्या कुछ कॉकटेल जो है, क्या मिशन 80 तक पहुंचा पाएगा? दिलचस्प होगा। प्राची, अगली सीट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अगली सीट की बात करते हैं, उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं और गढ़वाल की सबसे बड़ी पहचान केदारनाथ मंदिर की बात करते हैं। हिमालय रेंज में मौजूद इस ज्योतिर्लिंग के लिए मान्यता है कि इसे पांडवों ने बनाया था। 2013 में यहां आई आपदा के बाद मोदी सरकार में इसका जीर्णोद्धार हुआ। बीते 9 लोकसभा चुनावों की बात करें तो गढ़वाल सीट से 2 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी को जीत मिली है। इस सीट से उत्तराखंड के कई दिग्गज चेहरे सांसद रहे हैं, जिनमें हेमवती नंदन बहुगुणा, भुवन चंद्र खंडूरी, सतपाल महाराज जैसे नाम शामिल हैं। 2019 में बीजेपी ने 68% वोट शेयर के साथ इस सीट को जीता था और अभी इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार गढ़वाल सीट पर बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। 60% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और कांग्रेस 33% वोट शेयर हासिल कर सकती है। यानी 2019 की तुलना में आप देखेंगे तो थोड़ा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का घटता हुआ नजर आ रहा है। पहले 68% था, अब 60% भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कांग्रेस काफी पीछे है, लगभग आधे पर है कांग्रेस। 33% वोट शेयर यहां कांग्रेस हासिल कर सकती है। केदारनाथ धाम की हर्षवर्धन जी, जिस तरीके से चर्चा होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव केदारनाथ धाम से देखने को मिलता है और जो जीर्णोद्धार उनकी सरकार में किया गया, क्या ये उसी का रिफ्लेक्शन है जो सीट पर हमें देखने को मिल रहा है कि आधे से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इस सीट पर, गढ़वाल की सीट पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से जो लगाव है, जो आत्मीयता है, वो हर कोई जानता है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने मदद की पेशकश की थी, उस वक्त हालांकि वो नहीं हो पाया। उसके बाद जिस तरह से केदारनाथ धाम के जो पुनर्निर्माण की परियोजना थी उसको वो लगातार मॉनिटर करते रहे, यहां रहते भी मॉनिटर करते रहे, उसके बीच में गए और फिर बाद में तो सबको ध्यान में है कि जिस तरह से वहां वो गए और शंकराचार्य जी की भी प्रतिमा स्थापित हुई और वहां उन्होंने जो गुफाएं बनी हुई है ध्यान के लिए, वहां उन्होंने ध्यान भी किया। इसके अलावा जब उसकी पूरी इकोनॉमी को आप देखते हैं तो चूंकि हरिद्वार और ऋषिकेश 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार के तौर पर देखे जाते हैं, पूरी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था अगर देखें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इस पर टिकी हुई है। जो वहां जिस तरह से बुनियादी सुविधाओं का जाल फैलाया जा रहा है, जिस तरह से पर्यटक वहां बढ़ रहे हैं तो उनकी कितनी क्षमता होगी उसके लिहाज से बुनियादी सुविधाओं को समृद्ध किया जा रहा है। उत्तराखंड के गांवों से पलायन रोकने के लिए जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में कमाल का है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। इसकी वजह से वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखते हैं। केदारनाथ जिस गढ़वाल सीट में आता है वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत बड़े बहुमत से जाती हुई दिख रही है। तो देखिए, छोटी सी टिप्पणी करूं, आपके जो सर्वे दिखा रहा है उसमें आप एक तरफ नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि के तौर पर आप दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को आप दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी तो मात्र एक सांसद हैं, कम से कम खड़गे जी को तो ले आते। मैं एक लाइटर नोट पर मैं कह रहा हूँ, ये तो ऐसे ही एक होता है ना कि पता नहीं क्या वो, उसे तो कांग्रेस नहीं लेकर आ पा रही है संगीत रागी जी। नहीं, तो हम ये कैसे एक लेकर आए और अजीब कैसे वो नैरेटिव चेहरा है, लगाएं? एक अजीब नैरेटिव है, जैसे नरेंद्र मोदी का सीधा टक्कर हो रहा है राहुल गांधी से। ये कहीं दिखता ही नहीं है। ये कोई ऐसा ही है, सूट भी करता है ना। नहीं, जो भी हो, मैं नहीं जानता कि सूट करता हो ना, तो वैसा ही है ना कि जैसे 60 केजी के पहलवान को आप के सामने आप 16 केजी के पहलवान अभी तो खुद को आप कांग्रेस कराने पर तुली हुई है। 18% 16% वोट है कांग्रेस का। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल। महाशिवरात्रि पर ये महा ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। आज सारी आध्यात्मिक नगरी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर वोटर्स का जो शिफ्ट है वो किधर जा रहा है, वोटर्स किसके लिए मन बना रहा है। आज अगर चुनाव होते हैं तो इन शहरों में कौन जीतेगा ये हम आपको बता रहे हैं। आइए इसी कड़ी में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की। मथुरा उत्तर प्रदेश की पहचान है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। अयोध्या और काशी के बाद हिंदुत्व का अगला एजेंडा मथुरा ही है। 400
406 सालों से चला आ रहा यहां का मंदिर मस्जिद विवाद भी निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 2 बार से हेमा मालिनी यहां से बीजेपी की सांसद है। यहां आरएलडी का भी बड़ा प्रभाव माना जाता है और आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा है। 2019 में बीजेपी ने इस सीट 61% वोट शेयर के साथ जीती थी। अभी इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार फिर मथुरा सीट बीजेपी आसानी से जीत सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 55% वोट मिल सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी को 39% वोट मिल सकता है। आपको जानकारी दे दें कि अब बीजेपी के साथ आरएलडी भी है। आरएलडी का जो वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। तो भावेश, ये माना जाए कि आरएलडी जब जुड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ये वोट शेयर बढ़ सकता है, या मिलाकर ही आपने ये सर्वे किया है? नहीं, ये पहले से इसको कंसीडर किया गया था। देखिए, वहाँ पे जाट वोटर एक अच्छे खासी में जाट, ठाकुर और धनगर वोट भी और ब्राह्मण, इन सब वोटर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है इस पर्टिकुलर सीट पे लेके। पहले कंफ्यूजन जरूर होता था, जब आरएलडी दूसरी साइड थी तो कंफ्यूजन जरूर होता था। तब भी बीजेपी को लगभग 60% के आसपास जाट वोटर मिलता रहा है, तो उसके वजह से बीजेपी अच्छा करती आई है वहाँ पे। आरएलडी के आने के बाद से एक जाटों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि जाट वोटर उधर जाए। और बीजे जहाँ पे एक पोलराइजेशन के वजह से, कंप्लीट पोलराइजेशन यदि यहाँ देखेंगे आप मथुरा में, तो वो होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि कैंडिडेट की वजह से कुछ लोग नाराज़ होंगे या बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे कि इस कैंडिडेट को दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत, जैसे मैं बार बार कहता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में, खासकर पूरे नॉर्थ इंडिया में, बीजेपी के लिए कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। इसके वजह से देखें, हो सकता है कि वहाँ के जो स्पेसिफिक वोटर्स हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं, उनको यदि कैंडिडेट ना भी पसंद हो तब भी वो एक बड़ी जीत, आप देखें लगभग जो 16-17% का जो गैप दिख रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये हो सकता है इसका दायरा और ज़्यादा बढ़े और बीजेपी और बड़ी जीत यहाँ पे लेके आ सके। हर्षवर्धन जी, इसी जो हमारे नतीजे हैं उसी को आगे बढ़ाएं तो एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अयोध्या का मुद्दा था, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा था, कृष्ण जन्मभूमि, इस फैक्टर को अदालत तक पहुंचाया जा रहा है और इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। तो आपको लगता है ग्राउंड पर इसका कुछ असर या अभी ये फैक्टर बन पाया है, या ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल? नहीं, निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। और देखिए, दोनों में जरा फर्क है। अयोध्या आंदोलन जब हुआ, राम मंदिर आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने किया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी, न तो केंद्र में रही न वहां। जी हर्षवर्धन जी, आपको यहाँ टोकना चाहूंगी, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर एक बार भावेश से भी आपको कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। भावेश, आपसे ही इस चीज को मैं पूछूं कि जब आपने जब ग्राउंड जीरो पर यह सर्वे किया था तो क्या एक फैक्टर नजर आ रहा था, इसका कोई मतलब नहीं था? देखिए, आपने अयोध्या पर्टिकुलर नहीं, मैंने मथुरा की बात की। अभी मथुरा की प्राची की बात को आगे बढ़ाया है कि क्या वहां पर राम मंदिर आंदोलन के बाद जो अयोध्या में हुआ, वो कह रहे हैं ना अब काशी मथुरा की बारी है, तो मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो वो कोई फैक्टर है या नहीं? नहीं, बिल्कुल है। आप देखेंगे तभी इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन है। आप, हमें ये ध्यान रखने की बात है कि जो पूरे वेस्टर्न यूपी है उसमें एक मुस्लिम वोटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बावजूद भी यदि 55% से ज़्यादा वोट एक जगह कंसोलिडेट करिए तो बहुत बड़ी, आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी जीत हो सकती है बीजेपी की। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो एक सपा जो है उसका एक आधार भले ही वेस्ट यूपी में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, पर चूंकि 2 ध्रुव बिल्कुल अलग हो चुके हैं, एक तरफ बीजेपी रहेगी जिसके साथ इनके अलायंस है, एक तरफ जो अपोजिशन रहेगी जिसका सपा लीड करती जा रही है, तो जो एंटी बीजेपी वोट है उसके वजह से आप देखेंगे कि सपा को वहाँ कुछ न कुछ जरूर फायदा होगा। लेकिन जैसा आपका सवाल था कि क्या जो मथुरा, काशी और अयोध्या को लेकर जो इशू था, अयोध्या तो सेटल हो चुका है, लेकिन मथुरा को लेकर क्या, बिल्कुल है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि शायद यदि ये सब इशू नहीं होता तो हो सकता था कि बीजेपी के लिए यहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी, इनकम्बेंसी और आरएलडी का साथ ना होता। चलिए, हो सकती थी। और अब उस सीट की बात कर लेते हैं जो सीट पूरे देश में राम मंदिर, राम लहर और हिंदू वोटर, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर अयोध्या में क्या कुछ हलचल है, ये जब जनता के बीच हमने जानने की कोशिश की तो क्या पाया, आइए आपको बताते हैं। अयोध्या की पहचान सब जानते हैं, भगवान राम। 22 जनवरी को पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। कई दशक तक बीजेपी की सियासत की धुरी राम मंदिर रही। इस बार राम मंदिर बनने के बाद से पूरे देश में राम लहर है। अयोध्या लोकसभा सीट पर 2 बार से बीजेपी जीत रही है। 2019 में बीजेपी ने यहां 49% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने फिर से अपने सांसद लल्लू सिंह को टिकट दिया है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार अयोध्या सीट पर फिर से बीजेपी जीत सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहां 55% यानी कि सीधे सीधे 6% वोट परसेंटेज यहां पर बढ़ रहा है पिछली बार की तुलना में, और यहां पर सपा को 39% जो है वोट जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि राम लहर, प्रोफेसर रागी, मुस्लिम मतदाता को भी वहां पे जो विकास हुआ है, रोजगार और जो रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं,
खींच रहे हैं अपनी तरफ? देखिए, क्योंकि इसके बिना ये फिगर्स इस तरह मैं 8 महीने पहले अयोध्या गया था, तब की तस्वीर और अभी की तस्वीर दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। और राम मंदिर की, राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है अयोध्या में जो माहौल बना है, अयोध्या का पूरे देश में माहौल, और वो अयोध्या तो उसका केंद्र भूमि है, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटों में जो बढ़त दिख रही है वो राम मंदिर का प्रभाव दिख रहा है। लल्लू जी जो हैं वो बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं, लेकिन एक जैसे होता है ना, उनकी एक आयु हो गई है और एक थका हुआ चेहरा आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये वोट उनको नहीं पड़ेगा, ये वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा और राम मंदिर के नाम पर पड़ेगा। इसीलिए वोटों के उछाल में आपको ऐसा दिख रहा है। मैं ये समझना चाहूंगी हर्षवर्धन जी आपसे कि जब वहां राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है और ये वोट किसी चेहरे को नहीं पड़ेगा, राम मंदिर के मुद्दे पर पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ेगा, तो इस बार फिर उसी चेहरे को रिपीट करना, जैसी व्याख्या अभी प्रोफेसर आगी कर रहे हैं, जैसा लल्लू सिंह के बारे में कई बार हम भी चर्चा कर चुके हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट बीजेपी यहां कर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे लगता है करना चाहिए था। लल्लू सिंह जी बहुत बढ़िया नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, खांटी नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो लगातार वहां से सांसद रहे और अब वहां की जनता, वहां की बीजेपी भी, वहां की जनता भी नया चेहरा चाह रही थी। और उससे इतर अगर देखें, जो अयोध्या में बदलाव हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो अद्भुत है और उसके लिए एक अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी का एक नया चेहरा वहां तैयार होता, खड़ा होता अगले 10 साल 20 साल की राजनीति के लिहाज से। और वो बात मैं मथुरा के लिए भी कहता हूं, ये दोनों ऐसी जगहें थी। और देखिए, जब हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, जब हम मथुरा की बात कर रहे हैं, मथुरा के संदर्भ में भी, अयोध्या के संदर्भ में भी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से धार्मिक विकास का एक नया एजेंडा लागू किया, उसमें आपके लिए अच्छा होता कोई ऐसा चेहरा होता जो जनता के साथ जुड़कर और अच्छे से काम करता। वहां पर जीत हार की चर्चा करना वो तो बेमानी है। अयोध्या और मथुरा में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जीतेगी, लेकिन अपना नया कोई चेहरा, कोई बेहतर चेहरा देते तो शायद वो और अच्छा होता। चलिए, और हमारे साथ भावेश भी लगातार है। भावेश, इसमें थोड़ा सा डेटा समझना चाहेंगे। जो 55% है, इसमें पोलराइज्ड वोट ही आपको नजर आ रहा है, राम मंदिर का फैक्टर नजर आ रहा है। अगर इसको जातिगत और धर्म के लिहाज से, वहां के जनसंख्या अनुपात के लिहाज से एनालिसिस करें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ट्रेडिशनली यदि सीट को आप समझे तो कांग्रेस भी यहाँ पे 2009 में जीती थी, तो उससे पहले बीएसपी जीती थी। 2014-2019 में बीजेपी जो कंप्लीट जो हिंदू लहजा मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद जो बीजेपी का कायाकल्प हुआ, उसके बाद से बीजेपी सीट पे अच्छा खासा स्ट्रांग है। उससे पहले 1999 में बीजेपी ये जीती थी। उस सीट पे ऐसा नहीं है कि बीजेपी ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा मजबूत है कि उनको हराया नहीं जा सकता, लेकिन आपकी जहां बात थी, जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे, बीजेपी के पास एक मौका था कि वो राम लहर के बावजूद एक ऐसा कैंडिडेट दे सकते थे जो और बड़ी जीत लेके आ सकते थे। बीजेपी यहाँ पे थोड़ा सा चूक मुझे की है कि उन कैंडिडेट को चेंज करना चाहिए था, जिसकी वजह से आपको सिर्फ 55% दिख रहा है। यदि बीजेपी यहाँ पे यदि इसमें कामयाब होती कि कोई और कैंडिडेट देते जो ज़्यादा फ्रेश चेहरा होते, तो शायद बीजेपी बहुत अच्छा से जीत सकती थी। जहाँ तक है कि बीजेपी को क्या सिर्फ पुराने पैटर्न पे वोट मिल रहे, नहीं, आपने देखा जो 6% वोट मिले उसमें आपको बहुत हद तक संभव है कि बीजेपी को जो मुस्लिम का वोट जो है, जो वो तबका जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो बिजनेस करते हैं वहाँ पे, जिनके जीवन में बहुत सुधार आया है अयोध्या मंदिर बनने के बाद, जिनका होटल इंडस्ट्री हो या अदर इंडस्ट्री, उसकी वजह से उनको फायदा, वो लोग भी बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट रहे। लेकिन संभवतः शायद बीजेपी कुछ और कर सकती थी, वहां पे कोई चेहरा दूसरा लेके आती तो शायद बीजेपी की ये और बड़ी जीत हो सकती थी यहाँ पे। ठीक है, चेहरे का बदलाव नहीं किया, लेकिन अयोध्या में जिस तरीके का बदलाव किया है उसका रिफ्लेक्शन हमारे ओपिनियन पोल में तो नजर आ रहा है। जबरदस्त जीत की तरफ लल्लू सिंह बढ़ेंगे इन चुनावों में, ये तो कम से कम देखकर कहा जा सकता है। भाई आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर की। जी हाँ, जम्मू में मौजूद माता वैष्णो देवी मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में स्थान रखता है। हर साल हिंदू श्रद्धालु सबसे ज्यादा वैष्णो माता के ही दर्शन करते हैं। जम्मू लोकसभा सीट पर बीते 2 चुनावों से बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत रही है। 2019 में बीजेपी को यहां 58% वोट शेयर मिला था। अभी इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार फिर से जम्मू सीट बीजेपी जीत सकती है।
ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 60% और कांग्रेस को 25% वोट शेयर जम्मू में मिल सकता है, यानी कि माता वैष्णो देवी वाली जो सीट है यहां पर बीजेपी 60% वोट शेयर के साथ जीत हासिल कर सकती है। देखिए, जम्मू की जो सीट है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर जीतती है, और जम्मू की ये सीट चूंकि माता वैष्णो देवी का यहां पर प्रभाव है, हिंदू श्रद्धालु सैकड़ों की तादाद में यहां दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो इस सीट पर बीजेपी का प्रभाव है और 60% मार्जिन यानी कि 60% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती है। प्राची, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं इस सीट के लिए। ये एक बिल्कुल जो जम्मू वाली सीट है, इसमें माता वैष्णो देवी नाम से एक अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया गया है, जो नया डिलिमिटेशन हुआ है। तो इसके आने के बाद इसका प्रभाव जो दिख रहा है, हालांकि वो बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो पूरे जम्मू में सबसे छोटी, सबसे कम वोटर्स है वहां पे, पर इसके आने के बाद जो बीजेपी का जो पिछला जो वोट शेयर था उससे ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखेंगे तो यहाँ पे दलित वोटर जिसके बारे में अभी जो प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, वहां पे वाल्मीकि समाज के लोग जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता था, इसके बाद उनको वहां पे दिया गया है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के लिए वहां पे आने वाले दिनों में और अधिक संभावना है। ये 60% ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे टेक्निकली जो वोट वहां पे जो पड़ता है उसमें बीजेपी के लिए अधिक से अधिक संभावना है। संभव है कि वहां पे जो मुस्लिम मतदाता जो भी है वो भी बीजेपी के लिए वोट करते हैं। किन मुद्दों पर वोट पड़ता है, क्या नैरेटिव है वहां ग्राउंड पर? देखिए, 2-3 चीजें हम जैसे 1-2 दिन पहले हमने जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वे किया भी था, उसमें देखा प्राइम मिनिस्टर के लिए जिस तरह का बदलाव वहां पे हुआ, पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे जिस तरह का बदलाव है। जम्मू क्षेत्र वैसे भी बीजेपी के साथ है, आप देखेंगे 6 सीटें थी लद्दाख को लेके, इसमें बीजेपी 3 सीटें 2014 में भी जीती थी, 2019 में भी जीती थी। लेकिन पूरे कश्मीर रीजन को आप देखें, सिर्फ कश्मीर में आप देखें तो वहां भी जिस तरह का बदलाव दिखा जा रहा है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिस तरह का सिक्योरिटी के जिस तरह के प्रॉब्लम होते थे पहले, उस तरह की चीजों को जिस तरह प्ले डाउन किया गया है, जिस तरह की अब उस तरह की घटनाएं नहीं होती, तो उस तरह की चीजों को लेके देखेंगे बीजेपी वहां पे अपने आप को, जिस तरह का कैंपेन है वहां पे कि बीजेपी वहां पे शांति स्थापित कर पाई है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, लोगों को और क्या चाहिए था? शांति। आपने 2 दिन पहले देखा हुआ था, जो कभी बीजेपी के बहुत कट्टर विरोधी हुआ करते सहला रशीद, उनका ट्वीट आप उठा के देखिए, उनका एक कल बख्शी स्टेडियम की जो रैली है उसमें जो लोग पहुंचे थे, उनकी जो तमाम बातें थी वो भी अपने आप में उस तरह के भीड़ भाड़ आप शायद बरसों में नहीं देखा गया था वहां पे पहले किसी टाइम में वहां देखा जाता था। वक्त की कमी है, इस सीट पर तो बहुत ज्यादा बात हो सकती है। जम्मू कश्मीर पूरा डिवाइड और जिस तरह से वहां की राजनीति और इंडी गठबंधन के साथ ही छोड़ रहे हैं, वो तमाम चीजों पर बात हो सकती है। लेकिन अब हम उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं, हरिद्वार की बात करते हैं। उसमें एक छोटा सा टिप्पणी कर दूं। देखिए, बहुत सारे ऐसे थे वाल्मीकि समाज जो अछूत जिनको आप कह रहे थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिला था, पहली बार वोटिंग राइट्स उनको मिल रहा है। वो फैक्टर भी वोटों के परसेंटेज को बढ़ाने में मददगार हो रही भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल, चलिए, तो एक वो फैक्टर भी जम्मू रीजन में एक बड़ा रोल जो है वो प्ले करने वाला है। जम्मू और कश्मीर दोनों, कश्मीर घाटी में भी असर करेगा। यानी कि सीट भले ना जीते, पेनिट्रेट करके वोट परसेंटेज जरूर निकालेंगे। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। हरिद्वार भारत के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हरिद्वार का मतलब ही हरि तक पहुंचने का द्वार है। यहाँ की हर की पेड़ी को ब्रह्मकुंड नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के सबसे पवित्र घाटों में से एक है। बीते 8 लोकसभा चुनाव में यहाँ 1 बार सपा, 1 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी जीती है। 2019 में बीजेपी 52% वोट शेयर के साथ इस सीट को जीती थी। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार फिर से हरिद्वार सीट बीजेपी जीत सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहां पर आपको बता दें 51% वोट जो है मिल सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 40% वोट जो है जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक अच्छा खासा मार्जिन जो है यहां पर दिख रहा है हरिद्वार की सीट पर। 2019 में 52% था, 1% का ड्रॉप आउट जरूर यहां पर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जीत का मार्जिन जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। 9% का अंतर है वोट शेयर में। हर्षवर्धन जी, यूसीसी लागू करने के लिए मतलब वहां पर पहला स्टेट अगर है तो उस पर भी बात करें, लेकिन शायद अगली सीट के बारे में हमें जाना होगा। बिल्कुल, पहले जल्दी से असम की गुवाहाटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी पहचान ही मां कामाख्या मंदिर है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता यह है कि 3 बार यहां दर्शन कर लेने से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। बीते 5 लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहां 1 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी जीती है। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर यहां 57% था। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार फिर से गुवाहाटी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और ओपिनियन पोल
पोल ये बता रहा है कि वोट शेयर में इस बार 53% बीजेपी को वोट शेयर मिल सकता है और कांग्रेस 31% वोट शेयर हासिल कर सकती है, यानी इस सीट पर बीजेपी जीत सकती है। बिल्कुल, और अब उस सीट की बात कर लेते हैं जिसके नतीजे जो हैं, जिसमें जो डेटा निकल कर आ रहा है, उसमें बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। हम बात कर रहे हैं पथानमथिट्टा सीट की। केरल की ये लोकसभा सीट सबरीमाला मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने बहुत मेहनत की है। संघ से जुड़े संगठनों ने भी सबरीमाला के मुद्दे पर केरल में माहौल बनाया है। आपको बता दें, पथानमथिट्टा सीट जो है, कांग्रेस के एंटनी लगातार 3 बार यहां से सांसद रहे हैं। बीजेपी ने इस बार यहां से अनिल एंटनी को उम्मीदवार बनाया है। अनिल एंटनी कांग्रेस के दिग्गज नेता, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और 3 बार केरल के सीएम रहे एक एंटनी के बेटे हैं। अनिल एंटनी ने पिछले साल ही बीजेपी ज्वाइन की है और ओपिनियन पोल के मुताबिक इस रीजन में आपको बता दें बीजेपी जीत रही है। बीजेपी को 37% और एलडीएफ को 31% वोट जाता हुआ दिख रहा है। आपको बताएं, पथानमथिट्टा जो ये सीट है, इसमें त्रावणकोर रीजन में पड़ती है और त्रावणकोर रीजन में बीजेपी का अपर हैंड एडवांटेज जो है वो तिरुवनंतपुरम शशि थरूर वाली सीट पर भी मेरे ख्याल से मिलती हुई दिख रही थी, हमारा जो ओपिनियन पोल था। तो यहां पर ये सीट भी जो वोट परसेंटेज दिखा रहा है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। संघ की मेहनत का जिक्र हुआ प्रोफेसर रागी, तो इसमें आपको लगता है उस रीजन में जो बीजेपी का अपर हैंड है उसकी मेहनत का एक रोल है या फिर कैंडिडेट का? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे केरला में आप देखेंगे तो बहुत मजबूत है। संगठन की दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ पर संघ बहुत मजबूत है और बड़े से बड़े प्रचारक वहाँ से आए हैं, निकल करके आए हैं। आज भी बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक आपको केरला से निकल करके आते हैं और संघ बहुत ताकतवर है वहाँ। वहाँ जो डेमोग्राफी इस प्रकार की है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी मात खा जाती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चर्च को भी अपने साथ लेने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि चर्च को लेने की कोशिश की है और कांग्रेस के अनिल एंटनी को लेने से मुझे लगता है कि एक पूरा माहौल में उस कंस्टिट्यूएंसी के लिए फायदा हुआ है। चर्च का एक हिस्सा भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है और आपने देखा होगा कि उनके खिलाफ केरला में अभियान भी चलाया गया था कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री इन तमाम मुद्दों का आप असर देख रहे हैं। मेरे पास समय की कमी है। संगीत रागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।